उसके ठीक अगले दिन भारत में एक विमान आया था। घोषित रूप से नहीं, अघोषित रूप से विमान था सऊदी अरब का। उसमें एक खास हस्ती मौजूद थी। वो आए, दिल्ली में कुछ बैठकें की और उसके बाद वो यहाँ से उड़ के पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में भी उन्होंने कुछ बैठकें की और उसके बाद वापस सऊदी अरब लौटे। असली बात यह है कि पाकिस्तान की हार नहीं, बल्कि पाकिस्तान को बचा लिया उन्होंने। देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ, गहन चिंतन के साथ। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके चारों तरफ वाहवाही हो रही है कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरे खून में बारूद बनकर सिंदूर बह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब सिंदूर बारूद का रूप लेता है तो दुश्मन कैसे खाक होते हैं, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन एक चर्चा और भी है, और वो चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण है। वो 7 बार श्रेय ले चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हमने कराया। भारत सरकार भले सीधे शब्दों में ना कह रही हो, हम कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। भारत सरकार की मजबूरियां हो सकती हैं, व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि वो क्यों नहीं खुल के बोल पा रहे। शायद अमेरिका के साथ जो ट्रेड वार्ता हो रही है उसके कारण वो चुप्पी साधे हुए हैं, या सिर्फ सांकेतिक रूप से बोल रहे हैं कि ये जो संघर्ष विराम हुआ वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत से हुआ, तीसरा कोई पक्ष उसमें शामिल नहीं था। ये भी सच नहीं है। मतलब ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सरकार जो बोल रही है पूरा सच वो भी नहीं है। असल कहानी कुछ हो रही है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सबको पता है 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ, कि कुछ पाकिस्तानी और कश्मीरी इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादी आए, पहचान देख के हिंदुओं की 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी, और वो दाएं बाएं हो गए, छिप गए, भाग गए, फरार हो गए। हमारी एजेंसियां तब से उनको ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। 2-3 को मार दिया, 2-3 की और तलाश जारी है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे आतंकवादी, उनके सहायक, उनके आका, सबको लाइन पे ला दिया गया है, पकड़ा जा रहा है। उसी 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। जैसे ही हमले की सूचना आई, उन्होंने वहां जो शाही डिनर होना था उसमें भी भाग नहीं लिया, और तुरंत वहां से दौरा बीच में छोड़ के भारत लौट आए। संकेत साफ था कि भारत कुछ ऐसा करने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। पूरा देश आक्रोश में था, उनकी ओर देख रहा था कि मोदी जी अब क्या करेंगे। कारण ये था कि बालाकोट हो या उरी हो, उसके बाद जैसा बदला हमने लिया था उन आतंकी हमलों के बाद, या पुलवामा हमले के बाद जैसा बदला हमने लिया था, उसके बाद आम आदमी में एक धारणा बन गई है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। तो इस बार भी उम्मीद कुछ वैसी ही थी। आने के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक बयान दिया कि आतंकियों और उनके आकाओं को हम छोड़ेंगे नहीं, धरती के आखिरी छोर तक भी ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, न्याय तक पहुंचाएंगे। वो भी स्पष्ट संकेत था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया, भारत ने कुछ नहीं किया। 14 दिन, जिन हिंदुओं की हत्या हुई थी उनकी 13वीं हो गई, लेकिन भारत ने कुछ नहीं किया। बस बैठकें होती रही, और उससे लोगों को एक अनुमान मिलता रहा कि भारत करेगा, कुछ तो जरूर करेगा। क्या करेगा किसी को नहीं पता था। लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई थी। पाकिस्तान कह रहा था हम तैयार हैं, हमारी फौज तैयार है, यदि हम पे हमला हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारी चीजें अपनी जगह धरी रह गई, जब हमारी सेनाओं ने 6 और 7 मई की रात को अचानक से पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। न केवल नींद उड़ाई, वहां जितने आतंकी संगठन चल रहे हैं उनके मुख्यालयों समेत 9 ठिकानों को चकनाचूर कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया। बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक। न केवल गुलाम कश्मीर में, बल्कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक जाके हमने उनको मार गिराया।
पाकिस्तान की सेना ने माना कि हमारे यहाँ बहुत सारी कैजुअल्टी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, सेना भी बोल चुकी है कि हमने 100 से ज्यादा आतंकियों को वहां मार गिराया था। लेकिन इस हमले के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पे पहुंच गया। पूरी दुनिया को लगने लगा कि युद्ध अब छिड़ा तब छिड़ा। यहां से जब भारत ने पिन पॉइंट स्ट्राइक की तो भारत ने बता दिया था, आधिकारिक तौर पे जानकारी दे दी थी कि हमने ना पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया, ना वहां के आम नागरिकों को, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हीं को मारा है। इसलिए इसे सेना के साथ संघर्ष के तौर पे ना जोड़ा जाए। लेकिन पाकिस्तान की फितरत है, पाकिस्तानी फौज जिस तरह से चलती है उसने वो खुद पे लिया, खुद के अपमान की तरह से लिया कि इस बेइज्जती का बदला तो हम लेके रहेंगे। और दिन में वो कुछ नहीं कर पाए, रात को उन्होंने अटैक करने की कोशिश की जिसको भारत ने नाकाम कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की अभी राजनीतिक तौर पे भी एक खास चर्चा हो रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी वालों को जयचंद बता रही है, तो वो पार्टी उनको मीर जाफर बता रही है। मतलब आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाजपा उनको मीर जाफर कह रही है, तो वो कांग्रेस जो है भाजपा वालों को, खास करके एस जयशंकर को जयचंद कह रही है, आधुनिक जयचंद और आधुनिक मीर जाफर। कहानी संभवतः आपको पता होगी कि मीर जाफर कौन था, जिसने अपने जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके साथ धोखा किया था और अंग्रेजों के साथ हाथ मिला के उनका तख्ता पलट करके खुद वहां पे नवाब बन बैठे थे। ये बंगाल की बात है, मुर्शिदाबाद उनकी राजधानी थी। खैर, अब उनको यानी कांग्रेस के जो अघोषित मुखिया हैं, युवराज हैं राहुल गांधी, उनको मीर जाफर क्यों कहा जा रहा है, या एस जयशंकर को आधुनिक जयचंद क्यों कहा जा रहा है। जयशंकर ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। बात इतनी सी थी। ये इतनी सी बात बहुत बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि आप दुश्मन को ये पहले कैसे सूचित कर सकते हैं कि आपको हमला करने वाले हैं। कांग्रेस ने इसी लाइन पे इस पे विवाद और सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि दुश्मन को पहले बता देना बिल्कुल धोखाधड़ी है, उसी तरह से धोखाधड़ी है जैसे जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करके देख लेते हैं। जयशंकर ने गलत किया, हो सकता है कुछ लोगों के नजरिए से। जयशंकर ने ठीक किया, हो सकता है कुछ लोगों के नजरिए से। असल में हुआ क्या? विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार एस जयशंकर ने फोन किया था पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी समकक्ष को बताया था कि हमने हमला किया है, हम हमला करने वाले हैं नहीं। और ये जानकारी कब दी? ये जानकारी दी हमला शुरू होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद, यानी 6 और 7 मई की रात को 1:05 पे जब भारत ने हमला शुरू किया, उसके बाद जयशंकर ने वहां के जो अपने समकक्ष हैं उनको बताया कि हम हमला कर रहे हैं, लेकिन सेना पर या आपके आम लोगों पर नहीं कर रहे, हम सिर्फ आतंकी ठिकानों को, उनके मुख्यालयों को निशाना बना रहे हैं। क्या यह जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। जो युद्ध की विभीषिका, युद्ध के परिणाम और युद्ध की रणनीति के बारे में जानते हैं वो अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। यदि जयशंकर वो एक संदेश नहीं देते तो संभावना थी कि ये परमाणु युद्ध में बदल जाता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान यदि ये मान लेता कि भारत ने आतंकवादी हमले के जवाब में फुल फ्लैज युद्ध शुरू कर दिया है, तो वो पलटवार उसी तरह से करते। इसलिए उनको ये संदेश देना जरूरी था कि हमने युद्ध नहीं छेड़ा है, हमने सिर्फ बदला लिया है उन्हीं आतंकियों से जिन्होंने यहाँ पे हिमाकत की थी हमला करने की। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो हो सकता है 1% भी यदि संभावना हो कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का यूज कर सकता था तो बहुत गंभीर परिणाम होते। तो ये बेसिकली युद्ध को टालने की एक कोशिश थी। उनको स्पष्ट बताना था कि हमने बदला ले लिया है, लेकिन हम पूर्ण युद्ध में नहीं झोंकना चाहते। जरूरी था, इसलिए किया गया होगा। जो धोखे वाली बात है इसमें कहीं भी सच
प्रमाणित नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने देश के साथ धोखा किया, दुश्मन को जानकारी दी। खैर, राजनीति है, राजनीति में ये चीजें चलती हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद जो दोनों देशों में टकराव हुआ, उसमें हमारे कितने विमान गिर गए। अब ये सवाल लोकतंत्र में कोई भी पूछ सकता है, आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए? हाँ, पूछा जाना चाहिए लोकतंत्र के हिसाब से। लेकिन भाजपा इसको ऐसे देख रही कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष सब एक राग अलाप रहे हैं वहां पे कि हमने भारत के 5 विमान गिरा दिए, मार गिराए, जिनमें 3 राफेल थे। हो सकता है उनकी बातों में कुछ सच्चाई हो, लेकिन पूरी तरह सच्चाई नहीं हो सकती। ये बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए थी, उनके सलाहकारों को समझनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल जमाना है, हर आदमी के हाथ में कम से कम मोबाइल फोन है। यदि कहीं छोटी सी भी हलचल होती है तो तुरंत उसके फोटो और वीडियो रिकॉर्ड होकर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। राफेल जैसे इतने बड़े विमान यदि जेट कहीं गिरते तो क्या उनके फोटो नहीं आते, उनके वीडियो नहीं आते? मतलब संभव ही नहीं है आज के जमाने में इतनी बड़ी घटना छुपा जाना कि हमारे 5 विमान गिर जाएं, 3 राफेल गिर जाएं। तो ये कहीं ना कहीं समझ का फर्क है। और उन्होंने ये विमानों का सवाल उठा के इनडायरेक्ट वे में सेना पे सवाल उठा दिया है, सेना की वीरता पे सवाल उठा दिया है, जो लोगों को कतई पसंद नहीं आएगा। भाजपा उसी का फायदा लेना चाहती है, इसीलिए उनको मीर जाफर कह रही है। खैर, जो भी है, उन्होंने ना राहुल गांधी ने दुश्मन से हाथ मिलाया है, ना जयशंकर ने। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और ये चलती रहेगी। अब हम मुख्य मुद्दे पर वापस लौटते हैं। ये सारी कहानी सबको पता है। इसी दौरान एक एपिसोड और हुआ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। भारत ने जब हमला किया, वो 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए, उसके ठीक अगले दिन भारत में एक विमान आया था। घोषित रूप से नहीं, अघोषित रूप से विमान था सऊदी अरब का। उसमें एक खास हस्ती मौजूद थी। वो आए, दिल्ली में कुछ बैठकें की और उसके बाद वो यहाँ से उड़ के पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में भी उन्होंने कुछ बैठकें की और उसके बाद वापस सऊदी अरब लौट गए। वो थे वहां के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबर। उनके बारे में विख्यात है, उनको जाना जाता है कि वो मीडिया की चकाचौंध से, फोटो वोटो से दूर रहते हैं, लेकिन चुपके से अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करके गए। वो भारत आए, अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की, उनको समझाया कि दोनों देशों में तनाव ठीक नहीं है। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि यदि तनाव रोकना है तो पाकिस्तान को बोलिए हथियार डाल दे। चूंकि सऊदी अरब भारत का बहुत करीबी सहयोगी बन चुका है हाल के वर्षों में, इसलिए इस पे सहमति बनना स्वाभाविक था। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम कि एस जयशंकर ने कोई संयुक्त बयान उनके साथ जारी नहीं किया। सिर्फ एक लाइन में उन्होंने एक ट्वीट किया, एक्स पे डाला, सोशल मीडिया पे डाला कि हमने आतंकवाद के प्रति भारत का जो नजरिया है उसके बारे में विस्तार से बातचीत की। खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं बोला। उसके बाद अल जुबैर जो है वो पाकिस्तान गए, मुनीर के साथ, वहां के जो सेना अध्यक्ष हैं, अभी जिनको फील्ड मार्शल बनाया, उनके साथ एक बंद कमरे में बैठक हुई। बैठक में अल जुबैर ने मुनीर को स्पष्ट कर दिया कि इस बार कोई भी देश आपके समर्थन में खड़ा होने वाला नहीं है। आप यदि भारत के साथ किसी भी तरह का टकराव मोल लेते हैं तो न केवल सैन्य रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी अलग थलग पड़ना तय है, कोई नहीं बचा पाएगा। उनकी धमकी क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि जब भी पाकिस्तान कर्ज में दबता है, बुरी तरह से फंसता है कि डिफॉल्ट होने वाला होता है, तो वो कटोरा लेके सऊदी अरब के पास ही पहुंचते हैं और सऊदी अरब हर बार उनको भीख देके बचा लेता है। इस बार उनका स्पष्ट संदेश था कि भारत से मत उलझो। वो धमकी काम कर गई। भले ही संयुक्त बयान जो जारी किया गया उसमें जम्मू कश्मीर जैसे
बात थे, तनाव था, उन सब पे जो बात हुआ, संवाद पे बात हुई, वो सब जिक्र उसमें किया गया जो पाकिस्तान की प्रवृत्ति है उसी के अनुसार, कि जम्मू कश्मीर का संघर्ष जारी रहेगा, ये वो जो भी है। लेकिन हथियार डालने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तैयार कर दिया था। उसी का परिणाम हुआ कि अगली रात उन्होंने जो किया वो थोड़ी सी कोशिश थी, उसके बाद उन्होंने हथियार डाले। ट्रंप भले ही कहते रहे कि संघर्ष विराम हमने कराया, लेकिन असल खेल सऊदी अरब खेल गया। क्यों खेला? क्योंकि भारत में उनके जितने रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं, जितना बड़ा बाजार भारत है, जितना तेल सऊदी अरब से लेता है, जितनी तरह का निवेश उसका यहाँ पे है, उसके लिए यह उचित नहीं था कि भारत का टकराव बढ़े। दूसरी चीज कि सऊदी अरब मुस्लिम देशों का अघोषित नेता है, घोषित रूप से नहीं है लेकिन अघोषित है। उसके लिए ये मौका था कि वो खुद को प्रमाणित करे, दिखाए कि वो नेतृत्व कर सकता है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर है। उसने वो करके दिखाया। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इसमें तो पाकिस्तान की हार ही हुई, तो कैसा नेतृत्व? असली बात यह है कि पाकिस्तान की हार नहीं, बल्कि पाकिस्तान को बचा लिया उन्होंने। यदि युद्ध होता, यदि ये किसी भी तरह से पूर्ण युद्ध में बदलता, तो पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता था। चीन भले ही कुछ भी कहे, लेकिन जब बाजार की बात आती तो उसको भारत का बाजार देखना था। पाकिस्तान की सहायता सिर्फ बयानों में करना आसान है, रणनीतिक रूप से पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी चीज कि पाकिस्तान को सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ना पड़ता। भारत के साथ जो लड़ाई थी वो तो चलनी थी, वो तो शायद 2, 4, 5 दिन, एक हफ्ते चल जाती। हालांकि उनको स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया गया था और भारत ये मान के चल रहा था। भारत ने जो तैयारी की थी वो ये थी कि 7 दिन तक संघर्ष चलेगा और हम 7 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे ला देंगे। वो बात अलग है कि वो 3 दिन भी नहीं टिक पाए, 3 दिन से पहले ही चले गए। बाकी जो दूसरे मोर्चे हैं, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, कहीं भी उनके यहाँ शांति नहीं है। विद्रोह पहले से भड़क रहा है, वहाँ तानाशाही जैसे हालात हैं। तो वहाँ की फौज भारत की फौज से तो शायद कुछ दिन टक्कर ले भी लेती, जो अंदर विद्रोह उबल रहा है उसका मुकाबला वो नहीं कर पाते। तो सऊदी अरब ने इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान का भला भी किया और मुस्लिम देशों को यह संदेश भी दिया कि जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम होगा, महत्वपूर्ण चीज होगी, हम खड़े हैं, हम साथ हैं, हम नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये वही बात हुई जो हमने शुरू में बोला था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भले ही बात की हो, मध्यस्थता नहीं की थी। वहां के विदेश मंत्री ने यहाँ बात की थी, पाकिस्तान में भी बात की थी, क्योंकि उनके पास सूचना पहुंची थी कि कभी भी ये परमाणु युद्ध में बदल सकता है। संभावना हालांकि कम थी, लेकिन उन्होंने जिस भी डर से किया, वो डर से क्यों किया? क्योंकि 24 घंटे पहले जो रूबियो ये कह रहे थे कि ये भारत पाकिस्तान का आपसी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अचानक बीच में कूदे, दोनों देशों से बात भी की। हालांकि भारत ने उनको भी वही लाइन दोहराई कि यदि इस तनाव को रोकना है और बढ़ने से रोकना है तो पाकिस्तान को बोलिए हथियार डाले और बात करे सीधा। वही हुआ भी, बात हुई। बात होने के बाद हम जीते। तो ट्रंप मध्यस्थता का जो दावा कर रहे हैं वो झूठ है। भारत जो कह रहा है कि तीसरा पक्ष शामिल ही नहीं था, वो भी कुछ हद तक झूठ है, क्योंकि वास्तव में सऊदी अरब ने ये संघर्ष विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो असल खेल जो खेला इस बार अमेरिका नहीं, सऊदी अरब का था। धन्यवाद।